उसमें से जब हम बात कर रहे थे तो आप लोगों को याद होगा कि हमने कहा कि ऐसे केसेस के जिसमें न्यूट्रोफिल की तादाद ज़्यादा हो जाती है या न्यूट्रोफिल की तादाद कम हो जाती है तो न्यूट्रोफिल या न्यूट्रोपीनिया, और कंबाइनली हम उसको ल्यूकोसाइटोसिस या ल्यूकोसाइटोपीनिया कहते थे। लेकिन वो इन्फेक्शन बेस्ड थी, ठीक है। अगर किसी को इन्फेक्शन हो जाता था, वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन या इसके साथ ही यूजोफिलिक रिएक्शंस, इन्फेक्शंस, पैरासिटिक इन्फेक्शन, तो उसके साथ कुछ सेल्स थे जो कि उनकी तादाद जो थी वो बढ़ जाती थी, लेकिन वो वक्ती तौर पे होता था। और जब हम उनको डील कर लेते थे या उनको ट्रीट कर लेते थे तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी जो काउंट थी वो जो है वो कम होना शुरू हो जाती थी और दोबारा डब्ल्यूबीसी जो है वो अपने नॉर्मल काउंट पे आ जाते थे। तो वहाँ पे सिर्फ हमारे पास जो है वो मसला ये था कि एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती थी और वहाँ पे सब कुछ नॉर्मल होता था, डब्ल्यूबीसी के अंदर कोई डिफेक्ट जो है वो नहीं होता था। अब यहाँ पे जो डब्ल्यूबीसी डिसऑर्डर मॉड्यूल है या ये जो सेमेस्टर का कोर्स है, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट इस लिहाज से है कि इसमें हम कैंसरस जो डिजीज़ है वो देखेंगे। और इस कैंसर डिजीज़ के अंदर जो है जैसे कि पहले आप लोगों को पता था कि कैंसर को हम डिफाइन करते थे और उसकी पैथोलॉजी के अंदर हमने उसको डिटेल के साथ पढ़ा हुआ था कि कैंसर क्या होता है, न्यूप्लाज्म क्या होता है, फिर बिनाइन और मैलिग्नेंट के अंदर क्या फ़र्क है। तो वहाँ पे तो हम सेल्स को डिस्कस कर रहे थे, बॉडी सेल्स को डिस्कस कर रहे थे, जैसे एपिथेलियल सेल हो गया या मेसेंकाइमल वगैरह जितने भी सेल्स थे। अब यहाँ पे हेमेटोलॉजी के अंदर जब हम कैंसर की बात करते हैं तो हम डब्ल्यूबीसीज की बात करेंगे। और डब्ल्यूबीसीज के अंदर जितने डब्ल्यूबीसीज है वो माइलाइट सीरीज के हैं या लिम्फाइड सीरीज के हैं, तो उनके अंदर अगर कोई डिफेक्ट पैदा हो जाता है, और डिफेक्ट क्यों पैदा होगा, डिफेक्ट जो है वो सर्टन काजेज होते हैं उसके, जैसे कि हमारे पास उसमें म्यूटेशंस आ सकते हैं या इन्वेजन आ सकते हैं या डिलीशंस आ सकते हैं। तो उनको देख के हमें ये आइडिया हो जाता है कि ये जो प्रॉब्लम है अब ये ओवरऑल बॉडी का प्रॉब्लम है और जितने सेल्स हमारे पास प्रोड्यूस होंगे तो वो सारे जो है वो एबनॉर्मल प्रोड्यूस होंगे। वहाँ पे हमने एक और चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट जो थी वो देखी थी कि उसमें ये हमें पता था कि जब हेमेटोपोइसिस हो रही होती है तो हेमेटोपोइसिस बेसिकली क्या चीज़ थी कि नॉर्मल प्रोलिफरेशन थी, नॉर्मल सेल्स का बनना था। उसमें से जब डब्ल्यूबीसी बनते थे तो उसको हम कहते थे कि ल्यूकोपोइसिस, और उसमें से फिर ल्यूकोपोइसिस में से लिम्फोपोइसिस या जो ग्रेनुलोपोइसिस या ए ग्रेनुलोपोइसिस, इस तरह हमने डिफाइन किया था, जो कि आप लोगों को याद है और याद रहेगा इंशाल्लाह। तो अब उसी चीज़ को हम लेके आते हैं आगे, और जब हम इसको आगे लेके आते हैं तो यहाँ पे जो डब्ल्यूबीसीज है तो वो प्रोड्यूस होंगे, लेकिन सर्टन फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और वो सर्टन फैक्टर जो है वो डीएनए के अंदर हो सकते हैं, यानी कि प्रोटॉन को जीन जो है वो आ जाता है बीच के अंदर, और नॉर्मल जो प्रोलिफरेशन होती है या जो नॉर्मल रेगुलेशन होती है या जो नॉर्मल सेल्स की जो एपोप्टोसिस होती है तो वो ख़त्म हो जाती है। वो यहाँ पे जब ख़त्म हो जाती है तो होता क्या है कि अब एबनॉर्मलिटी की तरफ जो है वो एक चीज़ जो है वो लेके चली जाती है हमें। और यही डब्ल्यूबीसी जो है ये प्रोड्यूस होंगे, लेकिन इनके अंदर एबनॉर्मलिटी का आंसर जो है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो सेल्स प्रोड्यूस होंगे लेकिन एबनॉर्मल प्रोड्यूस होंगे, सेल्स प्रोलिफरेट होंगे लेकिन एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन होंगी, और सेल्स जो है वो प्रोड्यूस होंगे लेकिन उनकी तादाद से कहीं गुना ज़्यादा जो है वो प्रोड्यूस होंगे। जैसे कि पहले भी मैंने कहा था कि हमारे पास जो 4000 से 11000 डब्ल्यूबीसीज है ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वो सेल्स है कि जो हमारे डिफेंस सिस्टम में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता ये 4 लाख हो गए लेकिन काम के नहीं है तो फिर हमें इसका फायदा नहीं है, बल्कि उल्टा हमारी बॉडी जो है इससे नुकसान जो है वो मिलेगी उसको। तो पश्तो में जो है वो कहते हैं, तुम लोगों को भी पता है मुझे भी पता है, कि लक सड़ी पकड़ दी खुदाकार सड़ी पकड़ दी। तो ये बार बार मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जो 4000 से 11000 डब्ल्यूबीसी है वो लग है, ठीक है, वो बड़े काम की चीज़ें हैं। लेकिन अगर ये 4 लाख पे हो जाए और काम के नहीं हो तो फिर इसका फायदा जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो सेम यहाँ पे भी ल्यूकीमिया के अंदर यही होता है कि डब्ल्यूबीसीज जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेट करना शुरू कर देते हैं, और जब बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेट करना शुरू कर देते हैं तो उनका जो मकसद
मकसद होता है, उनका जो काम रहता है, वो अपने काम से इन्हिराफ कर जाते हैं। और उनका काम बेसिकली क्या है कि अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो न्यूट्रोफिल आगे आगे होंगे और कहेंगे कि नहीं मैं लड़ रहा हूँ। इसी तरह अगर वायरल है तो लिम्फोसाइट आएगा, और इसी तरह अगर पैरासाइट आ चुके हैं तो वो यूजोनोफिल जो है काउंट ज़्यादा हो जाएगा। और उनका अपनी एक इम्यूनोलॉजी में जब आप लोग पढ़ रहे थे तो उसमें देखा होगा कि कौन से सेल्स पहले आते हैं, उसके बाद कौन से सेल आते हैं, और किस तरह जो है ये डिफेंस सिस्टम के अंदर जो अपना रिस्पॉन्स है वो करता है। ठीक है। अच्छा, बीच में बेटा मैसेज एक बच्चे ने किया है, तो डॉक्टर शमर सारे पका दे। यार इसमें बीच में इस तरह के वो नहीं किया करो ना, फिर अपना कंसंट्रेशन जो है वो आउट हो जाता है। ठीक है, बाद में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन आंसर का सेशन देंगे। तो अच्छा, तो अब यहाँ पे जितना वो था WBCs थे, तो कॉन्सेप्ट यही है कि इसके अंदर एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन हो जाती है, दूसरी क्या है कि एबनॉर्मल सेल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, और तीसरी क्या चीज़ है कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है। बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन का मतलब ये है कि 4,000 से 11,000 अब नहीं होंगे, बल्कि 40,000, 50,000, 60, 70,000 की बातें हम करेंगे, और ये लाखों में चला जा सकता है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या ल्यूकीमिया को, सॉरी ये टाइप्स ऑफ ल्यूकीमिया तो हम नहीं पढ़ रहे थे, इसके अंदर हम क्या चीज़ पढ़ रहे थे, लिकोपॉइसिस में। जी, ये अच्छा, इस चार्ट को ज़रा आप लोग देख ले, ये ठीक है। इस तो यहाँ पे अब मैं जरा आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि ये वो सेल है, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल है। ये बेसिकली दो में डिवाइड हुआ, जिसका बार बार मैं पूछता भी रहता हूँ आप लोगों से क्लास के अंदर। तो ये जब दो में डिवाइड होता है तो एक लिम्फॉइड सीरीज का है और एक जो है वो माइलाइड सीरीज के अंदर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे ये लिम्फोसाइट्स हमें प्रोड्यूस हो जाएंगे, यहाँ पे बेसोफिल, इजोनोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, प्लेटलेट्स और रेड ब्लड सेल्स होंगे। अब जितने हेमेटोपोइसिस होती है तो उससे जितने सेल्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, अब उन सब सेल्स के अंदर प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है, यानी उनके अंदर म्यूटेशन आ सकती है, उनके अंदर कोई भी फैक्टर की वजह से, जो कि डिफरेंट फैक्टर्स हमने पढ़े हुए थे, जैसे कि उनको हमने तीन मैन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया हुआ था, अगर आपको याद है। एक हमने कहा कि हेरिडिटरी फैक्टर्स है, दूसरा मैंने कहा था कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, और तीसरा जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो वायरसेस का भी आता है। तो हेरिडिटरी फैक्टर्स के अंदर अगर आपको याद रहेगा तो मैंने कहा था कि जो डाउन सिंड्रोम्स है, या क्लेनफिल्टर सिंड्रोम है, या विस्कॉट एल्ड्रिच सिंड्रोम है, इस तरह के ये जो सिंड्रोम्स है, इनके अंदर ल्यूकीमिया होने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स थे, तो उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की थी। एक बेंजीन था, फॉर्मल्डिहाइड था, इस तरह अल्काइलेटिंग एजेंट थे, इस तरह कीमोथेरेपी थी, और साथ में जो है मेलाफिलान था, और इसी के साथ जो हमारे पास कुछ और जो फैक्टर्स थे, जैसे स्मोकिंग हो गई, रेडिएशन हो गई, और ये जो वो चीज़ें थी कि जिसकी वजह से, यानी एनवायरनमेंट की वजह से जो है वो इफेक्ट कर रहा था हमारे डीएनए पे, और डीएनए जो है वो डिफेक्टिव डीएनए लेके जा रहा था, उसके अंदर जब चेंजेस आ जाती थी तो उसकी वजह से कुछ म्यूटेशन आ जाती थी, और उसकी वजह से जो म्यूटेशन आ जाती थी, हाँ वो डिलीशन हो, हाँ वो इन्वेजन हो, हाँ वो कुछ भी हो, यानी म्यूटेशन हो, तो वो जो चेंजेस होती थी वो हमें अल्टीमेटली जो था वो क्या चीज़ दे देता, वो कैंसर दे देता था। उसको हम क्या कहते थे, ल्यूकीमिया कहते थे। और ल्यूकीमिया इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि ये हमारे पास जो है वो ब्लड के अंदर होता है। ठीक है। तो ल्यूकोसाइड का जो कैंसर है उसको हम कहते हैं ल्यूकीमिया। ओके। अब उसके बाद कुछ वायरसेस जो थे वो भी रिस्पॉन्सिबल थे, और उसमें से जो मोस्ट पॉपुलर वायरस था वो एक था ह्यूमन टी सेल लिम्फोट्रोपिक वायरस, HTLV-1 जिसे कहते हैं। तो ये इंशाल्लाह आप लोग वायरोलॉजी के अंदर तो डिटेल के साथ पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम इसके सिर्फ नाम लेंगे। तो जो HTLV-1 वायरस होता है वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है, ताकि वो भी डीएनए के अंदर कुछ ना कुछ जो है वो चेंज ला सकता है। इसी तरह एक और जो है एप्स्टन बार वायरस जो है, EBV जिसे हम कहते हैं, ये एक डीएनए वायरस है, और ये भी जो है ये कॉज कर सकता है हमारे पास कैंसर, जैसे बर्किट लिम्फोमा में स्पेशली हो गया, और हॉजकिंस लिम्फोमा के अंदर जो है वो हो गए। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से जो है वो बॉडी के अंदर कोई ना कोई जो है वो चेंज आ सकता है।
अच्छा, अब यहाँ पे आप लोग ज़रा इसको देख ले कि जो फैक्टर्स थे, लेट्स सपोज़ अगर यहाँ पे कोई डिफेक्ट जो है वो कॉज़ हो गया, तो वो आगे प्रोसीड होगा, और आगे जैसे ही प्रोसीड होगा तो वो लिम्फेटिक में भी जा सकता है, या वो माइलाइड के अंदर भी जा सकता है। तो यहाँ से इस लिहाज से हम को दो डिफरेंट टाइप्स के अंदर डिवाइड करेंगे। एक को हम कहेंगे लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, और दूसरे को हम कहेंगे माइलोसिटिक ल्यूकीमिया या माइलोजेनस ल्यूकीमिया, यानी जो माइलाइड सीरीज का ल्यूकीमिया होगा उसको हम कहेंगे माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया या माइलोजेनस ल्यूकीमिया या माइलाइड ल्यूकीमिया, और जो लिम्फोसिटिक का होगा तो उसको हम कहेंगे लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया। जी एडमिट, ओके, टाइम पे आया करो बेटा, ठीक है। अच्छा, तो सॉरी, यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास दो ब्रॉड जो है वो ल्यूकीमिया आ गए, एक लिम्फॉइड ल्यूकीमिया हो गया और दूसरा जो था वो माइलाइड ल्यूकीमिया हो गया। अच्छा, अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ल्यूकीमिया के नाम्स आप लोगों ने सुने होंगे, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा मेगाकैरियोसाइटिक ल्यूकीमिया, आप लोगों ने नाम सुना होगा एरिथ्रोल्यूकीमिया, आप लोगों ने नाम सुना होगा मोनोसिटिक ल्यूकीमिया, इसी तरह किसी ने नाम सुना होगा क्रॉनिक माइलाइड ल्यूकीमिया, लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, जिसमें से क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया है, एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया है। तो वो चीज़ें जो मैं बताऊंगा यहाँ पे, उसको हम दो डिफरेंट टाइप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। एक को कहते हैं कि एक्यूट ल्यूकीमिया और दूसरा होता है क्रॉनिक ल्यूकीमिया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो इमेच्योर सेल्स है, यानी जिसके अंदर ब्लास्ट सेल्स आते हैं, तो उसको हम डिवाइड कर लेंगे एक्यूट ल्यूकीमियास के अंदर, ठीक है। और जो हमारे पास मिच्योर सेल्स की तरफ आता है, यानी यहां से आगे जितने सेल्स आएंगे और ये सेल्स हमारे पास ज्यादा होंगे, तो उस वक्त हम कहेंगे कि ये क्रॉनिक ल्यूकीमियाज है, ठीक है। एक तो क्रॉनिक और जो वो है एक्यूट का है, उनका एक डिफरेंस है, जिसपे मेरा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो इंशाल्लाह होगा, तो उसमें तो डिटेल के साथ होगा। लेकिन यहाँ पे जब मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, तो जितने ब्लास्ट सेल्स होंगे, और यहाँ पे वो खा माइलाइड्स के ब्लास्ट हो या खा लिम्फाइड के ब्लास्ट हो, लेकिन ब्लास्ट हो उसके अंदर कितने ब्लास्ट होने चाहिए, तो जब नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा कि फेब क्लासिफिकेशन और WHO क्लासिफिकेशन है, तो अब यहाँ तक आप लोग सिर्फ ये याद रख ले कि अगर 30% से ज्यादा ब्लास्ट हो, तो उस वक्त हम कंसिडर करेंगे कि ये ल्यूकीमिया जो है वो किस में फॉल हो रहा है, एक्यूट ल्यूकीमिया में फॉल हो रहा है। यहाँ पे अगर 30% से ज्यादा ब्लास्ट है माइलाइड सीरीज के अंदर, तो इट वुड बी एक्यूट माइलाइड ल्यूकीमिया। लेकिन अगर यहाँ पे लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया के 30% ब्लास्ट ज्यादा है, तो हम कहेंगे कि ये एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया है, ठीक है। अच्छा, अब जितनी ल्यूकीमिया है तो उसको हमने पहले डिवाइड कर लिया दो टाइप्स में। एक को हमने कहा लिम्फॉइड ल्यूकीमिया, दूसरे को मैंने कहा लिम्फोसिटिक माइलाइड ल्यूकीमिया, यानी माइलाइड एंड लिम्फॉइड। फिर मैंने कहा कि एक को हम कहेंगे एक्यूट माइलाइड ल्यूकीमिया, यानी द प्रेजेंस ऑफ ब्लास्ट जो है वो कितनी होगी, मोर देन 30% होगी। इसी तरह एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया को मैंने डिवाइड किया, और मैंने कहा कि यहाँ पे भी हमारे पास जो परसेंटेज ऑफ ब्लास्ट है वो मोर देन 30% होगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आगे हम अगर जाएंगे, लेट सपोज मेरे पास कोई मोनोब्लास्ट यहाँ पे आया और मोर देन 30% है, तो वो अब क्या होगा, एक्यूट मोनोब्लास्टिक ल्यूकीमिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मेरे पास एरिथ्रॉइड सेल का ब्लास्ट आया, क्योंकि एरिथ्रोसाइट्स जो है ये भी हमारे पास माइलाइड सीरीज से निकला है, तो अगर इसी तरह एरिथ्रोब्लास्ट आपको नजर आ रहा है, तो उसका मतलब भी ये होगा कि ये भी हमारे पास एक्यूट ल्यूकीमिया है, लेकिन किस चीज का ल्यूकीमिया है, एरिथ्रोसाइट का ल्यूकीमिया है। अब हम आगे इसके आगे नहीं जा रहे हैं, यहाँ पे अगर मैं आगे जाऊंगा तो रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो डिफेक्ट आएगा, अल्टीमेटली वो तो हमारे पास जो है वो एनीमियास के अंदर आ सकता है, ठीक है, या पैनसाइटोपेनियस के अंदर आ सकता है, या रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर के अंदर आ सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं बात करूंगा कि ब्लास्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है और उसके साथ जो है वो माइलोब्लास्ट भी नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पे अब मैं इसको उसको कंसिडर करूंगा कि ये कौन सा ल्यूकीमिया बन गया है, एरिथ्रोल्यूकीमिया बन गया है। तो आपका एरिथ्रॉइड का ल्यूकीमिया होगा,
इसी तरह अगर प्लेटलेट्स डिसऑर्डर का है तो ये तो नीचे अगर है तो यहाँ पे तो प्लेटलेट डिसऑर्डर होंगे, जैसे कि टीटीपीज वगैरह हो गए, तो वो यहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन अगर ऊपर इसके प्रॉब्लम आती है, यानी यहाँ से इमेच्योरिटी की तरफ आती है, मेगाकेरोब्लास्ट के अंदर आती है कोई प्रॉब्लम, तो वो जो है वो तादाद में ज्यादा है, तो इट्स मीन के ल्यूकीमिया जो है वो मेगा केरेसिटिक ल्यूकीमिया होगा। तो प्लेटलेट्स का भी ल्यूकीमिया होगा जिसे हम कहेंगे मेगा केरेसिटिक ल्यूकीमिया। अब यहाँ पे देख ले मोनोसाइट का है, तो अगर मोनोसाइट के ब्लास्ट यहाँ पे आ रहे हैं, यानी मोनोब्लास्ट आ रहे हैं, माइलाइट सीरीज के है, तो फिर हमारे पास यहाँ पे नाम हो जाएगा मोनोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। और जब ब्लास्टिक का वर्ड आएगा, ब्लास्ट का वर्ड आएगा, तो अल्टीमेटली या आप लोगों ने यही सोचना है, यही आप लोगों ने याद रखना है कि अच्छा हमें तो पता है कि 30% से ज्यादा अगर ब्लास्ट है तो इट्स मीन कि वो किस ल्यूकीमिया के अंदर फॉल होगा, वो ल्यूकीमिया के होगा एक्यूट का। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमारे पास न्यूट्रोफिल का है, तो ये भी माइलोब्लास्ट से ही होके आता है, तो ये एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। यहाँ पे आप बेजोफिल का है, तो ये भी हमारे पास माइलोब्लास्ट से आता है, तो ये भी हमारे पास जो है वो एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया के अंदर होगा। ठीक है। और लिम्फाइड का तो मैंने कह दिया कि लिम्फाइड की तो सिर्फ यही 3 सेल जो है वो बनते हैं, बी, टी और एन के सेल, और ये अगर आगे प्रोसीड हो जाते हैं, आगे जो है और मिच्योर हो जाते हैं सर्टन केसेस के अंदर, तो फिर हमारे पास प्लाज्मा सेल्स में ये बन जाता है, और प्लाज्मा सेल डिस्क्रिएसिस एक अलग जो है वो फिर डिस्कशन है। तो यहाँ पे अगर ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। तो यहाँ तक हमें ये पता चला कि जब हम बात करते हैं प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल की और उसमें कोई डिफेक्ट आ जाता है, यानी वो ल्यूकीमिया काज करता है, तो सबसे पहले मैंने क्या करना है कि सबसे पहले मैंने दो में डिवाइड करना है कि एक माइलाइट सीरीज का है, दूसरा लिम्फॉइड सीरीज का है। अगर माइलाइट सीरीज की में ब्लास्ट की तादाद 30% से ज्यादा है तो वो फॉल होगा एक्यूट ल्यूकीमिया के अंदर। अगर हमारे पास उसमें मिच्योर सेल्स की तादाद ज्यादा आ रही है तो फिर वो कंसिडर होगा क्रॉनिक ल्यूकीमिया के अंदर। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को ये बात याद रखनी है कि जिस तरह मैंने एक्यूट माइलाइड ल्यूकीमिया कहा और यहाँ पे मैंने कहा एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, तो सेम अब मैं यहाँ पे कहूंगा कि क्रॉनिक माइलाइड ल्यूकीमिया एंड क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया। जी, क्रॉनिक माइलाइड ल्यूकीमिया एंड क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया। तो पहले आते हैं हम लिम्फोइड सीरीज की तरफ। तो अगर यहाँ पे मेरे पास लिम्फोसाइट्स की तादाद ज्यादा है, ठीक है, यानी कि लिम्फोसाइट्स ज्यादा आ रहे हैं, ये अब हम जब इंशाल्लाह आगे प्रोसीड करते जाएंगे इन लेक्चर्स को, तो आप लोगों को फिर सीएलएल के अंदर मैं बताऊंगा कि राई क्लासिफिकेशन क्या होती है और बायनेट क्लासिफिकेशन क्या होती है, क्या स्पेसिफिक काउंट होता है इनके लिए कि जब हम इनको फॉल करेंगे कि ये क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया हम इनको कहेंगे। इसमें से कुछ स्मजिंग सेल्स आते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप्स के सेल्स आते हैं जिसमें से ये फिर क्रॉनिक में हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अब क्योंकि हमारा पहला लेक्चर है तो यहाँ पे आप सिंपल अल्फाज के अंदर ये याद रखें कि जब मिच्योर सेल्स की तादाद ज्यादा हो और वो लिम्फोसाइट्स हो तो उसको हम कहेंगे क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जितने ये सेल्स है, तो अगर ये सेल्स हमारे पास आते हैं जैसे न्यूट्रोफिल हो गया या इजिनोफिल हो गया या बेजोफिल हो गया और ये अक्सर कंबाइन होके आते हैं, तो फिर हम इसको कहेंगे कि क्रॉनिक माइलाइड ल्यूकीमिया। तो क्रॉनिक माइलाइड ल्यूकीमिया भी जब हम डिवाइड करेंगे, तो जिस तरह एक्यूट ल्यूकीमिया के लिए फैब क्लासिफिकेशन है या डब्ल्यूएचओ क्लासिफिकेशन है, तो क्रॉनिक माइलाइड ल्यूकीमिया के लिए भी हमारे पास फेजेस है, 3 डिफरेंट फेजेस है। एक जो है वो स्टेबल फेज है, एक जो है हमारे पास एक्सेलरेटेड फेज है, और तीसरा फेज जो है उसको हम ब्लास्ट फेज कहेंगे। तो इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ इंशाल्लाह क्रॉनिक माइलाइड ल्यूकीमिया की के साथ। ठीक है। तो क्रॉनिक माइलाइड ल्यूकीमिया की स्टेजिंग है और क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया की बी क्लासिफिकेशन है, राई क्लासिफिकेशन एंड बाइनेट क्लासिफिकेशन। अब बीच वाले सेल्स आ गए, तो बीच वाले सेल्स में आप लोगों को फिर मैं एक दफा दोबारा याद करवाऊंगा कि ये जरा आप लोग देख रहे कि ग्रेनुलोसाइटोपोइसिस मीन के ग्रेनुलोसाइट्स की प्रोडक्शन हो रही है। तो माइलोब्लास्ट, प्रोमाइलोसाइट, फिर माइलोसाइट, मेटामाइलोसाइट, और फिर न्यूट्रोफिल स्टेप सेल या बैंड सेल, और उसके बाद जो है वो न्यूट्रोफिल आ जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे लेट सपोज माइलोब्लास्ट है और माइलोब्लास्ट आ रहे हैं आप लोगों के पास, तो इट्स मीन
कि एक्यूट ल्यूकीमिया है। लेकिन अगर माइलोब्लास्ट के साथ आपके पास प्रोमाइलोसाइट भी नजर आ रहे हैं ज्यादा तादाद के अंदर, तो अब आप क्या कहेंगे? तो अब हम कहेंगे एक्यूट है, क्योंकि ब्लास्ट आ रहे हैं, प्रोमाइलोसाइट सेल्स भी ज्यादा आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे लगा लेंगे प्रोमाइलोसाइटिक। इट्स मीन कि इसमें ब्लास्ट भी है और प्रोमाइलोसाइटिक सेल्स भी है इसके अंदर, तो एक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकीमिया जो है वो बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह माइलोमोनोसाइटिक ल्यूकीमिया बन जाएगा हम जब इसको माइलोसाइट के अंदर लेके जाएंगे। ठीक है, तो माइलोमोनोसाइटिक ल्यूकीमिया जो है वो यहाँ पे बन जाएगा। और हमारे पास जो एक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकीमिया है, तो इसके अंदर जब हम फैब क्लासिफिकेशन इंशाल्लाह नेक्स्ट में पढ़ेंगे, तो उसमें फिर मैं बताऊंगा कि एक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकीमिया जो है वो फैब क्लासिफिकेशन के अंदर जो है वो किस नंबर पे आता है, जिसे हम आमतौर पे कहते हैं M3 एक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकीमिया। और इसके अंदर फैगट सेल्स हो गए या और रॉड्स हो गए, तो फिर और रॉड्स और फैगट सेल्स जो है वो क्या है, उस पर भी हमारी बात होगी। तो जितने स्टेजेस है उन सब की कोई ना कोई ल्यूकीमिया जो है वो बन रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ये पता हो कि अगर ब्लास्ट की बात हो रही है तो इट्स मीन कि वो एक्यूट में फॉल होगा। अगर हमारे पास मेच्योर सेल्स की बात हो रही है प्लस कुछ इमेच्योर सेल्स, तो बात होगी किस चीज की, क्रॉनिक ल्यूकीमिया की जो है वो बात होगी। तो अगर मैं इसको समराइज कर लूं, तो ल्यूकीमिया जो है ये बेसिकली क्या है, ये एबनॉर्मल सेल्स की प्रोलिफरेशन है जिसके अंदर मिच्योरेशन जो है वो अरेस्ट हो जाती है, और हमारे पास जो प्रोलिफरेशन है वो रेगुलेटेड नहीं होती बल्कि अनरेगुलेटेड वर्जन के अंदर आ जाती है। यानी कि सेल्स जो है वो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती रहती है, बहुत ज़्यादा जो है वो बन रहे होते हैं, और सेल्स की तादाद जितनी ज़्यादा बढ़ रहे होते हैं तो उतनी उनकी जो नॉर्मल डिस्ट्रक्शन होती है। क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है कि ज़्यादा जो WBCs है वो 7 to 12 डेज के अंदर जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो ख़त्म हो जाते हैं कुछ सेल्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो सेल्स जो है वो मरने ही नहीं पा रहे होते, तो इसीलिए सेल्स की तादाद दिन ब दिन जो है वो ज़्यादा हो रही होती है और बॉडी को जो है वो काफ़ी अफेक्ट करता है। तो समराइज कर लेते हैं कि ल्यूकीमिया जो है वो दो मेन उसमें डिवाइड करते हैं हम, एक्यूट ल्यूकीमिया एंड क्रॉनिक ल्यूकीमिया, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया एंड एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया एंड क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया। इनके कॉजेज क्या हो सकते हैं? इनके कॉजेज जो है वो हम तीन डिफरेंट सिनेरियो लेते हैं। एक में हम कहते हैं कि हेरिडिटरी कॉजेज है, जिसमें से मैंने कहा कि डाउन सिंड्रोम हो गया, क्लेनफेल्टर हो गया, इस तरह के डिजीज आ सकते हैं। फिर उसके बाद जो है वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, जिसमें से बेंजीन, फॉर्मल्डिहाइड, कीमोथेरेपी, स्मोकिंग, रेडिएशन वगैरह इस तरह की चीज़ें आ सकती है। और कुछ वायरसेस जो है, ये भी आपने भूलना नहीं है कि कुछ वायरसेस जो है वो भी हमारे पास ल्यूकीमिया जो है वो कॉज कर सकते हैं, जिसमें से जो HTLV1 वायरस है, साथ में एप्स्टेन बार वायरस है, और भी वायरसेस है जो कि ल्यूकीमिया के कॉजेज जो है वो कॉज जो है वो बन सकता है। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है कि क्या हम अब हर जो WBC काउंट ज़्यादा होगा तो उसको हम ल्यूकीमिया कहेंगे या नहीं, क्या कहेंगे? तो आप लोगों को ये फिर ज़रा याद रखना है कि ऐसा नहीं है कि हम हर ल्यूकोसाइटोसिस को ल्यूकीमिया कहेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक सिनेरियो है और उसमें काउंट जो है वो 15,000 पर माइक्रोलीटर है, साथ में 80% न्यूट्रोफिल आए हुए हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या इसको ल्यूकीमिया कहूंगा? तो आप लोग जो है वो ये सोचेंगे कि ये ल्यूकीमिया किस तरह हो सकता है। तो ये ल्यूकीमिया जो है वो नहीं होगा, क्योंकि आपने पहले इसके साइन सिम्टम्स देखने होंगे कि पेशेंट जो है उसके साइन सिम्टम्स है भी या नहीं है, उसको आम इन्फेक्शन हुआ है या सीवियर इन्फेक्शन हुआ है या कुछ और जो है। अगर ल्यूकीमिया का शक हो रहा है तो फिर आप जाएंगे उसकी TLC करेंगे। TLC अगर आपकी ज़्यादा है, 70-80,000 से ज़्यादा आ रही है, तो फिर आप सोचेंगे कि अब इस पेरिफेरल स्मेयर के अंदर मैं कुछ एबनॉर्मेलिटी देखना चाहता हूँ। तो वहाँ पे जब आप एबनॉर्मेलिटी की तरफ लेके जाएंगे तो वहाँ पे आपका टारगेट सबसे पहले जो है वो क्या होगा? आपको जो टारगेट होगा वो होगा ब्लास्ट सेल होगा। लेट सपोज अगर ब्लास्ट बहुत ही कम आ रहे हैं, 2 3 4 5 तक आ रहे हैं, तो अब आप क्या कहेंगे कि अब इसको ल्यूकीमिया कहेंगे या नहीं कहेंगे? क्योंकि आपने जो डेफिनेशन जो पढ़ी थी वो तो ये थी कि 30% से जो है वो ज्यादा मेरे पास ब्लास्ट आने चाहिए। अब आप जाएंगे कि क्या ये क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया हो सकता है या नहीं हो सकता। तो फिर आप इसको देखेंगे कि ये क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया अगर हो सकता है तो उसकी
कि जब इंशाल्लाह हम क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया के अंदर डिटेल के साथ पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि अच्छा कितने परसेंट की ब्लास्ट जो है वो क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया में भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया है और उसमें ब्लास्ट नहीं आएंगे, नहीं, बल्कि उसमें भी ब्लास्ट आएंगे। इसी वजह से उसको हमने 3 डिफरेंट टाइप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है कि अगर 5% तक ब्लास्ट आ जाते हैं, अगर 19% से ब्लास्ट आ जाते हैं या 20% तक जो है वो ब्लास्ट आ जाते हैं, तो फिर उसको हम किस के सिनेरियो के अंदर फॉल करेंगे। और उसमें सबसे जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है वो होती है बाय मॉडल पीक की होती है। तो बाय मॉडल पीक क्या चीज़ है, उसके बेस पे हम फिर कहेंगे कि अच्छा ये हमारे पास अब जो है वो ल्यूकीमिया है या नहीं है, क्रॉनिक है या एक्यूट है। तो किसी केस को डायग्नोज करने से पहले आप डायरेक्ट यकदम जो है वो ये नहीं कहेंगे कि ये ल्यूकीमिया है, बल्कि उसके रिपोर्ट को गौर से देखेंगे और अगर लेट सपोज उसको कुछ और टेस्ट लगाने की ज़रूरत है तो फिर आप रिकमेंड करेंगे कि इसका पेरिफेरल बनाया जाए, इसका नेप स्कोर किया जाए या मजीद इसके टेस्ट जो है वो लिए जाए, या इवन बोन मैरो भी कर सकते हैं। आपका जो कंसर्न डॉक्टर होगा, जो हेमेटोलॉजिस्ट होगा, कंसल्टेंट या पैथोलॉजिस्ट होगा, वो आपको कहेगा कि रिकमेंड करेगा कि इसका अब बोन मैरो किया जाए। तो उसमें फिर आपने एग्जैक्ट जो मॉर्फोलॉजी है वो देखनी होती है। अच्छा, अब एक और सिनेरियो है कि लेट सपोज अगर हमारे पास कभी कभार ऐसा आ जाता है कि हम फर्क नहीं कर सकते ल्यूकीमिया में और सिवियर टाइप ऑफ इन्फेक्शंस के अंदर। ये जो सिवियर टाइप ऑफ इन्फेक्शंस इनको मैं कह रहा हूँ, तो इनके लिए एक वर्ड यूज होता है जिसको हम कहते हैं लिकोमाइड रिएक्शन। ठीक है, कि ल्यूकीमिया नहीं है लेकिन वो रिएक्शंस इतने हैं, वो इन्फेक्शंस इतने फास्ट होते हैं और इतने क्या कहते हैं एग्रेसिव होते हैं कि आपको शक हो जाता है कि यार ये शायद ल्यूकीमिया हो सकता है। तो उस वक्त भी आपने, ऐसा नहीं है कि आपने रिपोर्ट कर दी कि हाँ इसको तो ल्यूकीमिया हुआ है, क्योंकि ल्यूकीमिया रिपोर्ट करना कोई आसान काम नहीं है, बल्कि ल्यूकीमिया को जब आप रिपोर्ट करते हैं तो फिर आपने उसका बताना है कि ये किस टाइप का ल्यूकीमिया है। अगर फेब क्लासिफिकेशन में हम चले जाते हैं तो उसमें तो हम मॉर्फोलॉजिकली उसको देख लेते हैं और हम कहते हैं कि ये एम नॉट है, M1 है, M2 है या M4 5 6 जो हमारे पास M7 तक आते हैं, तो उसमें हम उसको ये लाजिम बताना है कि ये टाइप जो है वो कौन से टाइप का ल्यूकीमिया है, तब ही उसकी जो ट्रीटमेंट है या तब ही जो आगे डॉक्टर है उसको देखेगा तो उसकी ट्रीटमेंट उसके बेस पे होगी। लेकिन अगर लेट सपोज ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें उसको जो है वो एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत है या उसको हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत है, तो आप उसको ल्यूकीमिया नहीं देंगे बल्कि उसको लिकोमाइड रिएक्शन फिर आपने लिखना है। और लिकोमाइड रिएक्शन की भी एक डिफ्रेंसिएशन है कि कब हम जो है वो लिकोमाइड रिएक्शन कहेंगे, यानी लिकोमाइड रिएक्शन ल्यूकीमिया की तरह एक सिनेरियो जो है ये बन जाता है, लेकिन ल्यूकीमिया नहीं होता, कैंसर ये नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो बात हो गई है। अब जो तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी हमारे पास, जो क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो होगा वो फैब क्लासिफिकेशन और WHO क्लासिफिकेशन पे और इनकी डिफ्रेंसिएशन पे के ऊपर होगा कि हम किस तरह इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो फैब क्लासिफिकेशन जो है वो क्या चीज़ है, ये एक फ्रेंच, अमेरिकन और ब्रिटिश की क्लासिफिकेशन है और ये बेस्ड करती है ल्यूकीमिया को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करती है या डिफरेंट टाइप्स के अंदर वो क्लासिफाई करती है इसको, कि ल्यूकीमिया को हम अगर डिवाइड करते हैं तो एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया जो है, क्या इसके जिस तरह इसकी डिफरेंट वो है मिच्योरेशन स्टेजेस है, तो इसी तरह इसके डिफरेंट जो है वो ल्यूकीमिक स्टेजेस है। कि अगर प्रो माइलोसाइट नजर आता है तो उस वक्त हम इसको फिर क्या कहेंगे, जैसे मैंने लेक्चर के स्टार्ट में ही कहा कि हमारे पास अगर प्रो माइलोसिटिक है तो उसको फिर हम एक्यूट प्रो माइलोसिटिक ल्यूकीमिया कहेंगे। अब उसके साथ फिर क्या चीजें देखनी होगी, तो उसमें और रॉड्स देखने होंगे, उसमें फैगेट सेल्स देखने होंगे। अच्छा, अगर ये भी हमारे पास आ रहे हैं तो पेशेंट हिस्ट्री कैसी थी, तो उसमें गम्स ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा आएंगे, स्फटिके बहुत ज़्यादा आएंगे, रेड स्पॉट्स बहुत ज़्यादा आएंगे, नाइट स्वेटिंग होगी, फीवर होंगे उसके अंदर। तो पेशेंट को कंबाइनली देखना होगा, साइन सिम्टम से लेके उसके डायग्नोसिस तक। अच्छा, अब यहाँ तक वो डायग्नोस हो गया कि लेट सपोज एक्यूट प्रो माइलोसिटिक ल्यूकीमिया ये डायग्नोस हो गया। अब आगे जब हम जाएंगे तो उसमें हमें देखना होगा कि यार इसके अंदर कौन से टाइप्स की या कौन से डीएनए के अंदर क्या प्रॉब्लम आई थी, कि क्या चीज हुआ था कि ये जो है एपीएमएल बन गया है। तो फिर हम देखेंगे कि इसके हम मॉलिक्यूलर स्टडीज पे जाएंगे और जब मॉलिक्यूलर स्टडी पे जाएंगे तो वहां पे फिर हमें पता चल जाएगा कि अच्छा इसके अंदर ट्रांसलोकेशन हो गई थी 15 और 17 के ऊपर। तो ट्रांसलोकेशन 15 17 जो है ये फिर हमें कौन बताएगा, ये हमें WHO क्लासिफिकेशन बताएगा। तो
जो फेब क्लासिफिकेशन है वो आपके प्योरली मॉर्फोलॉजी पे बेस्ड करता है, फिर आपकी स्टेंस जो है वो बेस्ड करता है, आपका जो फिजिकल एनालिसिस है, लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे कहना चाहूँ तो वो उस पर डिपेंड करता है, जो आप आइज के जरिए देख सकते हैं माइक्रोस्कोपी के थ्रू। ठीक है। अच्छा, दूसरी जो चीज़ थी मॉलिक्यूलर स्टडीज की, अगर इसके अंदर एड हो जाती है या फ्लो साइटोमेट्री इसके अंदर एड हो जाती है, तो फिर हम कहेंगे कि ये अब जो है ये WHO क्लासिफिकेशन के अंदर फॉल हो रहा है। और फिर WHO क्लासिफिकेशन उन्होंने ल्यूकीमिया को फिर डिफरेंट तरीके से जो है वो डिवाइड कर लिया है। तो वो जब इंशाल्लाह हम उसको डिवाइड करेंगे तो फिर उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उन्होंने इसकी क्लासिफिकेशन जो है वो कैसी की हुई है। अब एक और बात आती है कि जब ल्यूकीमिया को हम डिवाइड करते हैं या जब हम इनको क्लासिफाई करते हैं तो इनको क्या हम सिर्फ CBC रिपोर्ट के ऊपर जो है वो क्लासिफाई करते हैं या नहीं, कुछ और भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, या सिर्फ साइन सिम्टम्स के ऊपर करते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने साइन सिम्टम्स देखे, ओके साइन सिम्टम्स सब आ रहे हैं, नाइट स्वेटिंग आ रही है, फीवर आ रहे हैं, स्प्लिनोमेगेली आ रही है, हेपेटोमेगेली आ रही है, फटीके आ रहे हैं, रेड स्पॉट्स आ रहे हैं, गम्स ब्लीडिंग आ रहे हैं, CNS इन्वॉल्व है। ठीक है, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन उसके बाद आप CBC पे जाएंगे तो CBC की रिपोर्ट में भी आपको थोड़ी एम्बेगुइटी नजर आई। आप फिर चले गए बोन मैरो की तरफ, बोन मैरो के आपने कंफर्म कर लिया कि हाँ ये अब जो है वो क्या है, ल्यूकीमिया है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो बोन मैरो आप कर रहे थे तो उस वक्त आप जो है वो डिफरेंट चीजों का सोच रहे थे, और वो डिफरेंट चीजें क्या थी, वो डिफरेंट स्टैंड थे। जैसे कि उसमें से आप ये देखना चाह रहे थे कि जो मुझे ब्लास्ट नजर आ रहा है क्या ये माइलोब्लास्ट है या ये लिम्फोब्लास्ट है, जो मुझे सेल्स नजर आ रहे हैं इसमें से जो मेरे पास एंजाइम्स है या जो मेरे पास ग्रेन्यूल्स है वो क्या स्टैंड ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। जैसे कि माइलोपेरोक्सीडेज स्टैंड हो गया, SBB स्टैंड हो गया, इसी तरह PAS स्टेज हो गया, इसी तरह स्पेसिफिक स्टेरेजेस हो गए, नॉन स्पेसिफिक स्टेरेजेस हो गए। तो ये जितने स्टैंड हैं इनको हम कहते हैं स्पेशल स्टैंड। तो बाकायदा ये स्टैंड जो है ये बोन मैरो के ऊपर लगाए जाते हैं, इनके अपने प्रोसीजर्स है, और उनके तहत जो है वो फिर हम कहते हैं कि ये अब हमारे पास जो है वो पॉजिटिविटी शो कर रही है या निगेटिविटी शो कर रही है, लिम्फोसिटिक में जा रहे हैं या माइलोसिटिक में जा रहे हैं या मोनोसिटिक में जा रहे हैं, किस चीज की तरफ जा रहे हैं। अब जैसी ही एडवांसमेंट जो है वो चलती आ रही है, और हमेशा यही होता है कि कुछ ना कुछ नया मिलने को आता है। ठीक है। तो फिर हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूलर स्टडीज हो गई। मॉलिक्यूलर स्टडीज के अंदर आप लोगों को पता है कि ट्रांसलोकेशन है, किसी के अंदर डिलीशन है, या लेट सपोज ABL BCR जीन, जिस तरह CML के अंदर इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, तो वो जो है वो म्यूटेशन आ जाती है उनकी, एक काइमेरिक जीन बना देता है। ठीक है। अब यहाँ पे जो फ्लो साइटोमेट्री है, तो फ्लो साइटोमेट्री को हम निकाल नहीं सकते, बल्कि फ्लो साइटोमेट्री अब बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जो है वो टूल है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ल्यूकीमिया। फ्लो साइटोमेट्री बेसिकली क्या चीज़ है कि ये एक टेक्निक है जिसके बेस पे जितने सेल्स हमारे पास होते हैं, ल्यूकीमिक सेल्स होते हैं, जैसे कि ब्लास्ट हो गया, प्रोमाइलोसाइट या मिच्योर सेल या इमेच्योर सेल या माइलाइड या लिम्फॉइड या इवन आपका एरिथ्रोब्लास्टिक प्रिकर्सर्स हो गए, तो इनके ऊपर स्पेसिफिक मार्कर्स लगे होते हैं, और ये मार्कर्स जो है ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से सेल की जब हम गेटिंग करते हैं तो कौन से सेल्स जो है उनकी तादाद ज्यादा आ रही है। उसके बेस पे फिर हम कहते हैं कि अच्छा ये वाले सेल जो है इनकी तादाद ज्यादा है, और ये वाले सेल इनकी तादाद कम है, या इसके बाद ये इसकी सेल्स की तादाद जो है वो ज्यादा है, तो हम जो है वो ये फला फला CD मार्कर जो है इसके अंदर पॉजिटिव आ रहा है। फॉर एग्जांपल CD34 है, CD45 है, या HLA-DR है, या इसी तरह एरिथ्रोल्यूकीमिया के लिए है, CD55 PNH के लिए वगैरह के लिए है, इसी तरह CD41 है। तो बहुत सारे CD मार्कर्स है, या इवन लिम्फोसिटिक के लिए जो है हमारे पास CD10 है, 19 है, तो ये, या CD3 के लिए CD73 जो है ये हमारे पास टी सेल लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया के लिए है। तो जब फ्लो साइटोमेट्री आ गए तो हमें स्पेसिफिक हर एक सेल का पता चल गया, क्योंकि लेट सपोज अगर हम लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया को फ्लो साइटोमेट्री पे देखेंगे तो हमें सिर्फ वो कहेगा कि ये L1 है, L2 है या L3 है, यानी ये लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया है, ये हमें पता चल जाएगा एक्यूट है या क्रॉनिक है। लेकिन आप लोगों को पता है कि जब हम लिम्फोसाइट की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि लिम्फोसाइट को हम जो है वो डिफरेंट उसकी क्लासिफिकेशन है, यानी कि उसके 3 डिफरेंट टाइप्स है। एक को हम कहते हैं कि ये T लिम्फोसाइट है, दूसरे को हम कहते हैं कि ये B लिम्फोसाइट है। तो अब ये जो T और B का चक्कर है ये हमें वहां पे नहीं मिल
सकता। ठीक है, इसके लिए हमने फ्लो साइटोमेट्री करनी होगी। हम इसको टी तब कहेंगे जब इसके CD मार्कर यानी कि 237 हमें नजर आएंगे, तो तब हम कहेंगे कि ये टी सेल का है। और अगर उसके बी के है 19 है या 20 इस तरह के CD मार्कर आ रहे हैं, तो तब हम उसको कहेंगे कि ये हमारे पास जो CD मार्कर है ये बी के आ रहे हैं, और इसी तरह ये सेल जो है ये बी सेल लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया है। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात ये है कि ल्यूकीमिया को हम डिवाइड करते हैं या ल्यूकीमिया को हम क्लासिफाई करते हैं एक्यूट और क्रॉनिक के अंदर। उसके बाद हम एक्यूट और क्रॉनिक की डिफ्रेंसिएशन करते हैं। एक्यूट की जितने हैं तो हम उसको फेब क्लासिफिकेशन या WHO क्लासिफिकेशन के तहत जो है वो है वो पूरी, और साथ में आपकी फ्लो साइटोमेट्री भी आ जाती है जिसे हम इम्यूनोफिनोटाइपिंग कहते हैं, और साथ में आपकी मॉलिक्यूलर स्टडीज भी आ जाती है। और उसमें फिर आगे जाके हम इसके साइन और सिम्टम्स वो बड़े इंपॉर्टेंट के हामिल है। तो तब आप एक ल्यूकीमिया को जो है वो क्लासिफाई कर सकते हैं। फिर क्रॉनिक ल्यूकीमिया की तरफ हम आ जाते हैं। तो क्रॉनिक ल्यूकीमिया की फेब क्लासिफिकेशन हमने नहीं की, बल्कि उसकी हमने स्टेजिंग कर ली कि उसमें आपकी स्टेबल फेज, एक्सेलरेटेड फेज, और फिर उसके साथ जो आपका ब्लास्ट फेज है वो फेज है। क्योंकि अगर लेट सपोज एक क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया है और उसके अंदर 20% से अब ब्लास्ट ज्यादा हो रहे हैं, तो अब ये क्या हम इसको दोबारा एक्यूट ल्यूकीमिया के अंदर काउंट करेंगे या नहीं करेंगे, या इट्स मीन कि क्या क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया ट्रांसफरेबल है एक्यूट ल्यूकीमिया के अंदर या नहीं। तो फिर उस वक्त मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक्यूट ल्यूकीमिया जो है क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया एक्यूट ल्यूकीमिया के अंदर कैसे ट्रांसफॉर्म होता है। और फिर हमने क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया की बात की कि अब क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया की जब बात होती है तो इट्स मीन सर कि ये स्क्रीन आपका बड़ी जो देर से शो नहीं हो रही सर। स्क्रीन बड़ी देर से शो नहीं हो रही। अच्छा, नो सर। स्क्रीन आपको शो करवा देते हैं यार, ये कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, तुम एक बात करोगे और हम उसको पूरा नहीं करेंगे। ये जी देखो अब सर। स्क्रीन शो हो रही है। जी सर। अच्छा, ठीक है, स्क्रीन शो हो रही है ना तुम्हें, अब खुश हो? जी सर। ठीक है। अच्छा, तो मैं बात कहाँ कहाँ पे मुझे मैं वो कर रहा था, क्या बात कर रहा था, हाँ। तो क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया की जब हम बात करते हैं तो इट्स मीन कि आपका लिम्फेटिक सिस्टम जो है इन्वॉल्व है। अब लिम्फेटिक सिस्टम जब आपका इन्वॉल्व है तो आपकी लिम्फेडिनोपैथी होगी, आपकी हेपेटोमेगैली होगी, आपको स्प्लीनोमेगैली होगी। इट्स मीन कि आपकी ये जगह जो है, ये एरिया जो है, उनके अंदर स्वेलिंग आ सकती है, इनके अंदर जो है वो कुछ आप महसूस कर सकते हैं, या इवन ये इतने बड़े हो जाते हैं कि आप इनको बिल्कुल नेकेड आई से देख सकते हैं कि बंदे का जो सर्वेक है या सर्वाइकल रीजन है या कोई भी एरिया है उसके अंदर आपको बड़ी स्वेलिंग आती है। तो जब ये आती है तो इसीलिए CLL के अंदर जहां तक काउंट्स जरूरी है, जहां तक सेल्स जरूरी है, वहां पे इसके साथ इनके रीजन की जो लिम्फोडेपेथी होती है या जो ये जगह इन्वॉल्व होती है वो भी बड़ी जरूरी होती है। तो इनशाला ये CLL के अंदर आप बड़ी डिटेल के साथ देखेंगे कि कौन से एरियाज को जब हम इन्वॉल्व करते हैं, यानी कि अगर एक एरिया इन्वॉल्व है या दो एरिया इन्वॉल्व है या 3-4 जगह जो है वो इन्वॉल्व है, तो उस वक्त हम इसको कौन से ग्रेड के अंदर डालेंगे। तो CLL की फिर ग्रेडिंग होती है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। तो राय ने भी अपनी एक ग्रेडिंग की है इसकी, और बायनेट साहब ने भी इसकी एक ग्रेडिंग की हुई थी। तो ये फिर CLL का हो गया। अच्छा, अब उसके बाद एक और चीज आती है जिसको हम कहते हैं लिम्फोमाज। ठीक है, तो लिम्फोमाज भी एक टर्मिनोलॉजी है जो यूज होती है हमारे पास। इसके अंदर दो के अंदर ये डिवाइड होता है, एक को हम कहते हैं हॉजकिन लिम्फोमाज और एक को कहते हैं हम नॉन हॉजकिन लिम्फोमाज। फिर लिम्फोमाज की भी बहुत सारे टाइप है, यानी मेंटल सेल लिम्फोमा हो गए, हॉजकिन लिम्फोमा में जो है वो हमारे पास डिफ्यूज लार्ज सेल बी लिम्फोमा हो गया, T सेल लिम्फोमा हो गया। ठीक है, तो ये वो लिम्फोमाज है कि वो एक जगह पे स्टक हो जाते हैं यानी सेल्स, और वो एक मास बना लेते हैं, और उस मास के बेस पे और उस मास के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जैसे कि रीड-स्टेनबर्ग सेल्स हो गए। तो उन सेल्स के बेस पे हम फिर इनको जो है वो क्या कहते हैं, लिम्फोमा कह देते हैं। बार बार मैं एक मिसाल देता हूँ, आप लोगों को याद होगा बल्कि क्लास के अंदर जब हम फिजिकल क्लास ले रहे थे उस वक्त भी मैंने कहा था, लेकिन अगर कुछ बच्चों ने मिस किया हुआ है तो उसमें मैंने यही कहा हुआ था कि लेट सपोज अगर हम
मिल्क की मिसाल ले लेते हैं कि दूध है तो दूध जो है वो एक लिक्विड है, ठीक है, एक लिक्विड फॉर्म के अंदर है, वो पूरे बर्तन जो है उसको कैरी कर रहा है। लेकिन अगर लेट सपोज हम कहेंगे कि ये है सॉरी लिम्फोमा है, तो अगर दही की मिसाल में ले लूँ तो दही जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, एक जगह जो है वो घेरा हुआ है और बड़ी सख्ती के साथ उसने जो है उस अपने जो बर्तन है उसको घेरा हुआ होता है। तो जो ल्यूकीमिया है और लिम्फोमा है उसमें आप सिंपल अल्फाज में ये फर्क लेके याद रख ले कि जो पेरिफेरल के अंदर होता है, सर्कुलेशन के अंदर जाता रहता है, कहीं पे भी उसकी मर्जी है वो जा सकता है, तो इट्स मीन कि वो क्या है, ल्यूकीमिया है। लेकिन अगर एक जगह पे स्टक हुआ है, कुछ सेल्स मास बने हुए हैं, तो इट्स मीन कि वो क्या है, लिम्फोमा है। और फिर लिम्फोमा जब हम इंशाल्लाह डिटेल के साथ पढ़ेंगे तो उसमें फिर मैं बताऊंगा कि हॉजकिन और नॉन हॉजकिन के दरमियान जो है वो फर्क क्या है, ठीक है। अच्छा, तो ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम के अंदर हमने समझे कि ल्यूकीमिया को डिफाइन किया, फिर ल्यूकीमिया के कॉजेज हमने देख लिए, फिर उसके बाद हमने उसको एक्यूट और क्रॉनिक के अंदर डिवाइड कर लिया, फिर एक्यूट जो है वो हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, फेयर क्लासिफिकेशन पे थोड़ी बहुत बात हो गई, डब्ल्यूएचओ पे थोड़ी बहुत बात हो गई, फिर क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया के जो स्टेजिंग थे उस पर थोड़ी सी बात हो गई कि 3 स्टेजेस है। इसी तरह क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया के स्टेजिंग या ग्रेडिंग के बात हो गई कि उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, राई और बायनेट वगैरह, इस पे बात हो गई। फिर उसके बाद हमने ल्यूकीमिया और लिम्फोमा का जो फर्क था, जो बेसिक फर्क है, बाकी तो इसमें बहुत सारे फर्क है, लेकिन जो बेसिक फर्क है तो उस पर हमने बात की। और ये जो थी हमारे पास ये लिम्फोमा हो गई, ठीक है। अच्छा, अब जो जनरल सिम्टम थे तो वो मैंने पहले भी इस पे बात की थी, और यहाँ पे भी आप लोग देख रहे हैं कि इसमें फीवर, चिल्स, फ्लू लाइक सिम्टम वगैरह ये चीज़ें जो है ये इंपॉर्टेंट भी है, आप लोगों को याद रखनी चाहिए। और जो सीएनएस इन्वॉल्वमेंट है तो ये एक्यूट ल्यूकीमिया के अंदर हो सकता है, इवन ये क्रॉनिक ल्यूकीमिया के अंदर भी जो है वो आपको सीएनएस इन्वॉल्वमेंट जो है वो आ सकती है। तो ये था हमारा आज का जो टॉपिक था। और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा वो बेसिकली होगा आप लोगों का फैब क्लासिफिकेशन के ऊपर और डब्ल्यूएचओ क्लासिफिकेशन के ऊपर, के दोनों में फ़र्क क्या है और हम ल्यूकीमिया को किस तरह डिवाइड कर सकते हैं। तो छोटा सा टॉपिक होगा इंशाल्लाह। उसके बाद हम कंटिन्यूसली जो है वो एक्यूट ल्यूकीमिया को पहले पढ़ेंगे, उसके फैब क्लासिफिकेशन, और फिर उसके बाद जो है वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, उसकी फैब क्लासिफिकेशन, फिर उसके बाद हम क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, फिर क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, उसके बाद हम लिम्फोमास यानी हॉजकिन लिम्फोमास एंड नॉन हॉजकिन लिम्फोमास, और एट द एंड इंशाल्लाह हम प्लाज्मा सेल डिस्क्रिएसिस पे थोड़ी बहुत जो है वो बात करेंगे। तो ये सेमेस्टर इंशाल्लाह इन्हीं ल्यूकीमियास के ऊपर होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है लेक्चर जो मैं अपलोड करवा देता हूँ उसको एक दो बार जो है वो देख ले, पढ़ ले, ठीक है। क्योंकि जो गूगल मीट सेशन होता है तो एक्चुअली वो हमारे बड़े सादा और सिंपल अल्फाज के अंदर उन सब चीज़ों की समरी बयान करनी होती है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग जो है वो इन कांटेक्ट रहेंगे। गूगल मीट सेशंस को भी मैं अपलोड करवा दूंगा आज इंशाल्लाह। तो इसका लिंक जो है वो आप लोगों के साथ अवेलेबल होगा। अगर किसी ने मिस किया हुआ है किसी वजह से घरेलू की प्रॉब्लम थी उसको, तो वो भी इस लेक्चर को जो है वो बाद में देख सकता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो काइंडली अपने क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है। जी सर। सर تاسو د لیکومایټ ریاکشن خبره وکړه کنه. जी जी बेटा। نو سر یو خو لیوکیمیا شو د هغې ساینس سمټم هم مونږ ویلي، جنرال هم ویلي، بل کوم سپیسیفیک چې هغه هم تاسو ویلي. خو لیکومایټ ریاکشن ठीक که है। اوس یو پیشنټ وي دا په خپله یو ډیزیز دی که په دې کې بیا موږ سره نور ډیزیز انوالو دي؟ دا به سر अच्छा ये جنرالي हाँ, اسانه به دا څنګه बिल्कुल پیژنو؟ बिल्कुल बिल्कुल। लिकोमाइड रिएक्शन जो है ये बेसिकली डिफरेंट, अगर किसी भी वजह से लेट सपोज अगर बैक्टीरियल कोई इन्फेक्शन हुआ है, उसकी वजह से हुआ है और वो बड़ा सिवियरिटी की तरफ जा रहा है, तो इट्स मीन कि वो लिकोमाइड रिएक्शन है। उसमें भी हमारे पास जो डब्ल्यूबीसी काउंट होती है वो ज़्यादा होती है, और उसके अंदर जो टॉक्सिक ग्रेन्यूल जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं उसमें। जो लेट सपोज क्योंकि लिकोमाइड रिएक्शन अक्सर हम सीएमएल के साथ हमें कंफ्यूज करा देता है, ठीक है। लिकोमाइड रिएक्शन जो हमें सीएमएल के साथ कंफ्यूज करता है, तो उसमें से
आपने फिर नेप स्कोर देखना होता है, न्यूट्रोफिल अल्कलाइन फॉस्फेटेस जो स्कोर होता है वो देखना होता है। तो वो हमारे पास जो लिकोमाइड रिएक्शन है उसमें वो ठीक आना चाहिए, जबकि सीएमएल के अंदर वो कम होता है। इसके साथ इसके अंदर जो डोली बॉडीज होते हैं या जो स्प्लीन साइज होती है या इवन जो फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम होता है, तो सीएमएल और लिकोमाइड रिएक्शन को जब हम एक दूसरे के साथ एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इट्स मीन कि हम लिकोमाइड रिएक्शन जिसको हुआ है तो वो हम देख रहे हैं कि यार ये कहीं सीएमएल तो नहीं है। तो इसी वजह से फिर इस लिकोमाइड और सीएमएल को हम कंपेयर करते हैं और उसके स्पेसिफिक टेस्ट है जिसमें से इसके काउंट, इसमें ब्लास्ट सेल्स, इसके नेप स्कोर, इसके अंदर फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, इसके अंदर डोली बॉडीज और टॉक्सिक ग्रेन्युलेज है। इन सब चीजों को देखते हैं तो तब हम उसको कहेंगे कि ये लिकोमाइड रिएक्शन है। और अब यहाँ से जो है ये कोई अगर सीएमएल है तो फिर हम उसको सीएमएल के अंदर जो है वो डाल लेते हैं। ठीक है, तो लिकोमाइड रिएक्शन किसी भी वजह से हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन सीएमएल जो है फिर वो डिफरेंट चीज है और लिकोमाइड रिएक्शन जो है वो डिफरेंट चीज है। ठीक है, अच्छा, जी सर। और कोई सर क्वेश्चन है? जी सर, आप स्टार्ट के मंगा कुम आवला टेबल हुई जी जी। देखिए सिल सर सर द एरिथ्रोसाइट सर बी एफ यू लिख ले बाकी जिनोफिल बेजोफिल सर सी एफ यू लिख ले सर के दारा तलक हुआ चीज ऐसा अच्छा, मतलब है। देखो 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 बेटा, पीर साबिर शाह, एक होता है बर्स्ट फॉर्मिंग यूनिट, ठीक है, एक होता है हाँ, ओके। बर्स्ट फॉर्मिंग यूनिट, बस फार्मिंग और यूनिट दूसरा जो है वो होता है हमारे पास कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। तो अब जब हम कॉलोनी। हेमेटोपोइसिस पढ़ रहे हैं तो एक जो है वो बर्स्ट होता है, फिर उसके बाद कॉलोनी होती है। और ये बर्स्ट और कॉलोनी का जो चक्कर है ना, ये उनके जो इंटरल्यूकिन्स है और उनके जो हमारे पास साइटोकाइंस थे, तो उनके बेस पे हम कह सकते हैं कि अगर उस पे ऊपर कोई ऐसी जो जैसे एरिथ्रोपोइटिन है, अगर उसके ऊपर एक्ट करेगा तो फिर वो बर्स्ट फॉर्मिंग यूनिट के अंदर जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास जो है वो SCSF जो है उसके ऊपर एक्ट करेगा तो फिर वो कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फॉर्म में जो है वो जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे जी पास जो है मेरा वो याद सिर्फ था। उसकी हेमेटोपोइसिस की डिफ्रेंसिएशन है। जी जी, थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। انیمیاس کې خو مونږ وایو چې مونږ به ایچ بي ګورو، سی بي سی ریپورټ به ګورو، ام سی وي ام سی ایچ وغیرہ چې په هغې کې ابنارملټیز راغلي مونږ وایو چې دا انیمیاس دي. نو په لیوکیمیاس کې به مونږ داسې په ریفرنس بیر نه پس څه ګورو چې مونږ ته پته ولګي چې د پیشنټ لیوکیمیا شوې ده. ठीक है, बड़ा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बिल्कुल, कि आप जब देखते हैं इनीमियस के अंदर, तो इनीमियस के अंदर जब हम इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे तो उसमें हम ये चीज़ इस चीज़ पे फोकस कर रहे थे कि जब हम इनीमिया देख लेते थे इट्स मीन कि आपके पास जो है वो HB कम है, मेल फीमेल और चिल्ड्रन के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कहा कि अब जब हम इनीमिया की बात करते हैं तो उसके बाद हम देखते हैं कि ये किस टाइप का इनीमिया होगा। ठीक है, यही कहना चाह रहे हो? ओके, अब यहाँ पे जब हम ल्यूकीमियास को देखते हैं तो सबसे पहले आपने इसकी BCBC रिपोर्ट देखनी होती है। ठीक है, CBC रिपोर्ट के साथ आपने देखना क्या है कि उसके अंदर आपने TLC काउंट तक देखना होता है कि इसके अंदर ल्यूकोसाइटोसिस तो लाजिम होगी। ठीक है, ल्यूकोसाइटोसिस बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, एक टर्म यूज़ होगा आगे मैं फिर बताऊंगा, ल्यूकोस्टेसिस का एक टर्म यूज़ होता है। ठीक है, एक सिचुएशन है ये कि उसके अंदर ल्यूकोस्टेसिस जैसी हालत हो जाती है कि उसके काउंट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एक पहली बात क्या हो गई कि आप उसको देखेंगे कि ये ल्यूकोसाइटोसिस इसके अंदर है या नहीं है। उसके बाद जब आप देखेंगे तो फिर आपने यही सोचना है कि जो सेल्स में देख रहा था उसमें से मुझे ब्लास्ट ज्यादा नजर आ रहे हैं या जो मेच्योरिटी की तरफ है वो सेल नजर आ रहे हैं। तो अगर ब्लास्ट सेल नजर आ रहे हैं तो आपका ध्यान किस तरफ जाएगा? क्रॉनिक एक्यूट की तरफ एक्यूट। सर। एक्यूट की तरफ जाएगा, ऑटोमेटिकली एक्यूट की तरफ जाएगा। अच्छा, अब आप एक्यूट की तरफ ध्यान आपका चला गया। अब नेक्स्ट जो है आपका क्या होगा, सोच क्या होगी कि ये एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया तो हो गया। अब नेक्स्ट इसको आपने क्या करना होगा, इसको देखना होगा कि यार ये कौन सी टाइप का जो है वो ल्यूकीमिया है। ठीक है, कौन सी टाइप का ल्यूकीमिया है, तो फिर आपने उसको फेब क्लासिफिकेशन के अंदर डालना होगा कि यार ये फुली डिफरेंशिएटेड है या डिफरेंशिएटेड नहीं है, या माइलोब्लास्टिक सीरीज इसके अंदर उसके सेल ज्यादा आ रहे हैं या प्रोमाइलोसिटिक के नजर आ रहे हैं। तो उसके अगर आपको वहां पे आ रहे हैं पेरिफेरल पे तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं आ रहे अब आप क्या करेंगे? डिफरेंट स्टैंड सर। नहीं, डिफरेंट स्टैंड नहीं करोगे। अब आप क्या करेंगे, मतलब तुम्हें एम्बिग्विटी आ रही है। संग क्वेश्चन संग रे सर,
सॉरी। देखिए, आपने सीबीसी रिपोर्ट कर ली ना, सीबीसी रिपोर्ट के ऊपर आपको नज़र आ गया कि लीकोसाइटोसिस है। फिर उसके बाद आपने उसको पेरिफेरल स्मेयर बना लिया, पेरिफेरल स्मेयर पे भी आपको नज़र आ गया कि ब्लास्ट सेल नज़र आ रहे हैं, ठीक है, चले 18-19% ब्लास्ट आपको नज़र आ गए। अब आप आगे क्या करेंगे? अब आप आगे जाएंगे तो उसका बोन मेरो लाजिम करना है आप लोगों ने। बोन मेरो आपने इसलिए करना है कि आप जो रिजल्ट दे रहे हैं पेरिफेरल के ऊपर, ठीक है, वो कहीं मैं गलत तो नहीं दे रहा, क्योंकि ये भी हो सकता है कि आपके पास जो ब्लास्ट है 19%, वो यहाँ पे तो 19% आ रहे हैं, लेकिन बोन मेरो में जब मैं करूँगा तो बोन मेरो के अंदर ये बहुत ज़्यादा नज़र आ सकते हैं। तो एग्जैक्ट जो स्टेजिंग होती है या एग्जैक्ट जो आप स्टैंड लगाते हैं, तो वो आप बोन मेरो के ऊपर लगाते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको कहते भी है कि बोन मेरो स्टेजेस, ठीक, बोन मेरो स्टैंड कहते हैं इसको। तो वहां पे फिर आप बोन मेरो के ऊपर जाएंगे। बोन मेरो के बाद जब आप जाएंगे तो फिर आपने फ्लो साइटोमेट्री, या फ्लो साइटोमेट्री के बाद अगर आप जाएंगे तो फिर आप उसकी जो मॉलिक्यूलर स्टडीज है वो भी कर सकते हैं। तो देखो अशरफ, या किसने पूछा था ये मुझसे, अशरफ ने पूछा था, ठीक है। तो देखिए कि ल्यूकीमिया को अगर हम क्लासिफाई करेंगे तो ल्यूकीमिया के लिए पहली चीज़ जो ज़रूरी है वो ये है कि आपका काउंट जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपकी ये होनी चाहिए कि आपके पास सेल्स कौन से नज़र आ रहे हैं। तीसरी बात ये नज़र आ रही है आपके क्या आपके पेरिफेरल और बोन मैरो के अंदर कोई तजाद तो नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए हम बोन मैरो की तरफ चले जाते हैं। चौथी चीज़ जो है वो ये है कि बोन मैरो के ऊपर अब मैंने स्टेंस लगाने हैं। पांचवी चीज़ ये है कि अब मज़ीद मैं इसको दे रहा हूँ कंफर्मेशन के लिए, तो उसको मैं सीडी मार्कर्स लगा रहा हूँ। सीडी मार्कर्स के बाद कंप्लीट जो है वो उसका एनालिसिस करने के लिए या इसके ट्रीटमेंट के लिए फिर मैं इसकी मॉलिक्यूलर स्टडी लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे स्टेप वाइज जो है वो आप कहाँ से जा रहे हैं, सीबीसी रिपोर्ट से जा रहे हैं, मॉलिक्यूलर स्टडीज के ऊपर जा रहे हैं। तो ये जो है अप्रोच होता है किसी ल्यूकीमिया को डायग्नोस करने के लिए। ओके, लेट सपोज, अब अभी तो मैंने आप लोगों को मिसाल दी ब्लास्ट सेल की। ओके, आपके पास लिम्फोसाइट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, 90-95% आपके पास लिम्फोसाइट नज़र आ रहे हैं। तो अब आप क्या करेंगे? अब आप देखेंगे कि मेरे पास इसकी काउंट कितनी है, ठीक है, क्योंकि इसकी अपनी एक स्पेसिफिक काउंट रहती है कि इतने लाख जो है वो काउंट ज़्यादा होना चाहिए। उसके साथ आपने कुछ और सेल्स देखने होंगे, जैसे कि स्मजिंग होती है, स्मज सेल एक टाइप का है, तो वो सीएलएल के अंदर बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो वो स्मजिंग अगर आपके पास है तो फिर उसके बेस पे जो है, और साथ में अब राई बाइनेट की जब हम बात कर रहे थे, उस बेस पे आप कहेंगे कि ये सीएलएल है या नहीं है, ठीक है। तो इस तरह अप्रोच टुवर्ड है ल्यूकोमाइड रिएक्शन और ल्यूकीमिया और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ल्यूकीमिया जो है वो ऐसे किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, तो 12:56 हो चुके हैं, और मुझे दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह पोर्टल पे आप लोगों की वीडियो जो है वो अपलोड हो चुकी है, और इंशाल्लाह इसका लिंक जो है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, सर ठीक है जी। सर अल्लाह। सर जी जी जी, प्रोजेनिटर सेल में जब म्यूटेशन आ जाता है तो वो म्यूचुअल सेल में होते हैं। सॉरी तुम्हारी आवाज़ सही नहीं आ रही, दोबारा बोल बेटा। सर प्रोजेनिटर सेल में जब म्यूटेशन आ जाती है तो वो ठीक है, म्यूचुअल सेल में होता है। देखिए, आपके पास आसिम खान कैमरा बंद कर दो बेटा। आपके पास जो म्यूटेशन होती है, ठीक है, वो जब आती है तो जाहिर बात है कि वो आपके प्रिकर्सर सेल्स के अंदर होनी चाहिए। अगर आपके प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल के अंदर आ रही है म्यूटेशन, या आपके आपके बर्स्ट फॉर्मिंग यूनिट के अंदर आ रही है, आपके पास माइलोब्लास्ट के अंदर आ रही है, तो तब वो म्यूटेशन जो है, क्योंकि म्यूटेशन के लिए ज़रूरी है कि आपके पास कौन सी चीज़ हो जब बन रही हो, न्यूक्लियस हो, तो न्यूक्लियस के अंदर आपका डीएनए का मटेरियल होता है। तो वहां पे आपका डीएनए मटेरियल के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, अगर वो डिलीट हो जाता है, या अगर वो ट्रांसलोकेट हो जाता है, या उसके अंदर अगर इन्वेजिंग हो जाती है, ठीक है, तो तब ही वो म्यूटेशन जो है वो वहां पे हम तस्वुर करेंगे। ओके, अब ये जो म्यूटेशन आ चुकी है, तो अब इसका जो जैसे प्रोटॉन की जीन और ऑन्कोजीन हमने बात की थी, तो अब ये जो आगे प्रोडक्शन है, आगे प्रोडक्शन पे ये अपना असर डालेगा। आगे प्रोडक्शन पे क्या असर डालेगा? अगर माइलोब्लास्ट पे म्यूटेशन आ चुकी है, तो माइलोब्लास्ट नॉर्मल जो है वो हमारे पास 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 12, 14, ठीक है, इस तरह सेल प्रोड्यूस करता है। लेकिन अब म्यूटेशन इसके अंदर आ चुकी है, इट्स मीन के सादा अल्फाज में ये कह दो कि उसके अंदर खराबी आ चुकी है। तो खराबी आ चुकी है, तो अब ये खराबी साथ लेके जाएगा। 3 जो है वो इसमें डिफेक्ट होंगे। एक ये कि ये आगे जो है वो या तो मिच्योर नहीं होगा, ठीक है,
उसकी ब्लास्ट भी ही रहेगा। ये आगे मेच्योर होने की ज़रूरत नहीं होगी, उसको प्रोमाइलोसाइट की तरफ ज़्यादा नहीं जा सकता, या प्रोमाइलोसाइट के आगे अगर जाएगा तो माइलोमोनोसिटिक और फिर आगे जो है वो न्यूट्रोफिल के जानिब अगर चला भी जाए तो न्यूट्रोफिल हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चरली और फिजिकली यानी कि उसकी जो मॉर्फोलॉजी होती है वो उसमें क्या होगी, एबनॉर्मलिटी शो करेगा। तो म्यूटेशन प्रिकर्सर्स के सेल्स के अंदर आती है और उन्हीं म्यूटेशन के बेस पे जो है एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन भी होती है, मैच्योरेशन उसकी अरेस्ट भी हो जाती है। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।